नमस्कार, बड़ी खबर तेज नजर में आपके साथ मैं श्वेता त्रिपाठी। हमारे इस खास शो में होंगी 24 घंटे की सबसे बड़ी खबरें पूरी रफ्तार और विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं ये सफर। तेल कंपनियों ने एक बार फिर से आम आदमी को राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की घोषणा की है। अब पेट्रोल 80 पैसे और वहीं डीजल ₹1.30 सस्ता होगा। नई दरें आज आधी रात से लागू होंगी। सरकारी पेट्रोलियम वितरण कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने कहा है कि नई दरें आज आधी रात से लागू होंगी। ताजा कटौती के बाद दिल्ली में पेट्रोल ₹59.20 प्रति लीटर और डीजल ₹47.20 प्रति लीटर हो गया है। आईओसी ने कहा है कि कीमतों में पिछले संशोधन के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल और पेट्रोल की कीमतों तथा रुपया डॉलर की विनिमय दर के रुझान से दरों में और कमी करने की स्थिति बनी और इसका लाभ सीधे उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। तेल के दामों में कटौती से जाहिर तौर पर महंगाई से जूझ रही आम जनता को मामूली राहत मिलने की उम्मीद है। जनता परिवार को लेकर अब पूरा सस्पेंस खत्म हो चुका है। खुद मुलायम सिंह यादव ने इस बात की घोषणा की कि जो 6 दल जनता परिवार में जुड़े थे अब उनका मर्जर होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन बातों को लेकर पहले झगड़ा चल रहा था वो इशू अभी सुलझाए नहीं गए हैं। 16 अशोका रोड यानी मुलायम सिंह यादव का घर, यहाँ पर 3 घंटे तक जनता परिवार के नेताओं की बैठक चली। बेशक चुनाव चिन्ह और झंडे को लेकर अभी कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ है, लेकिन जो फैसला हुआ है उससे मुलायम सिंह यादव बेहद खुश नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही कि ये ऐतिहासिक क्षण है, जबकि उनको जनता परिवार का नेता चुना गया है, उनको अगुवाई करने का मौका मिला है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हल्ला बोलते हुए कहा कि अब जो भी जनता परिवार बनेगा, जो मर्जर होगा, उसके बाद का मौका मिला है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हल्ला बोलते हुए कहा कि अब जो भी जनता परिवार बनेगा, जो मर्जर होगा, उसके बाद बीजेपी की हवा पूरी तरह से निकल जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को 1 साल का वक्त हो गया है, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई है केंद्र सरकार। ये बात कही जा रही थी कि समाजवादी पार्टी के कुनबे में ही इस मर्जर को लेकर बहुत ज्यादा विवाद है, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने साफ तौर पर यह बात कह दी कि कोई लड़ाई नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है। आने वाले दिनों में सभी एक होंगे, आज भी एक हैं। रालोद सुप्रीमो चौधरी अजीत सिंह ने किसानों की हालात का जिम्मेदार केंद्र व प्रदेश सरकार को ठहराया है। साथ ही उन्होंने जनता परिवार के विलय पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं। वो आज मुजफ्फरनगर जाते हुए कुछ देर के लिए मेरठ में रुके थे। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हुए किसानों के नुकसान पर बोलते हुए अजीत सिंह ने केंद्र व प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसानों की स्थिति देखकर यह लगता है कि आज कृषि फायदे का सौदा न रहकर मौत का कारण बन रही है। उन्होंने किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से 25,000 रूपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा और फसली लोन व बिजली पानी के देय को माफ करने की मांग की। वहीं जनता परिवार के विलय पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि यह विलय कितना असरदार होगा यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इन दलों में कोई ऐसा नेता नहीं है जो अपने क्षेत्र से बाहर असर रखता हो। किसान तो हमेशा ही जूझता रहा है समस्याओं से और खेती फायदे का सौदा नहीं रहेगा, ये सब मानते हैं, लेकिन अब तो लगता है कि खेती मौत का सौदा हो गया है। अजीत सिंह ने रालोद का किसी भी पार्टी से गठबंधन की बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं और अपने मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। महोबा जनपद की चरखारी विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में बाजी समाजवादी पार्टी की उर्मिला राजपूत के हाथों आई है। उन्होंने बीजेपी के अखिल राजपूत को हराया है। चरखारी में कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही है। कांग्रेस प्रत्याशी रामजीवन यादव मुख्य लड़ाई से बाहर रहे। आपको बता दें कि केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती 2012 में चरखारी से विधायक बनी थी, लेकिन उमा भारती के झांसी से सांसद बनने के बाद चरखारी की सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद यहां 2014 में उपचुनाव हुआ था, जिसमें एसपी के कप्तान सिंह विधायक बने थे, लेकिन हत्या के मामले में सजा पाने के बाद ये सीट एक बार फिर खाली हो गई और यहाँ फिर से चुनाव हुआ है। अखिलेश सरकार जिस प्रकार दुरुपयोग किया प्रधानों का, कोटेदारों का और अधिकारी मंत्री यानी चरखारी में इस प्रकार लगाए गए थे जैसे सपा के एजेंट होकर काम कर रहे थे वहां पर। चरखारी यूपी की ऐसी विधानसभा सीट बन गई है जहां विधानसभा चुनाव खत्म होने के 3 सालों में 3 चुनाव हुए। फिलहाल ये सीट एक बार फिर सपा के खाते में गई है। महोबा जिले की चरखारी विधानसभा सीट पर एक बार फिर से बीजेपी को हार मिली है। बीजेपी ने सत्ता के दुरुपयोग को हार की वजह बताया है।
2012 में चरखारी विधानसभा सीट से उमा भारती जीती थी और वहां से विधायक बनी थी, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में वो झांसी से चुनाव लड़ी और उन्हें चरखारी विधानसभा की सीट खाली करनी पड़ी। चरखारी पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीता, लेकिन बाद में एक मामले में सजा हो जाने के कारण उस सीट को खाली करना पड़ा। उस पर फिर से उपचुनाव हुआ और फिर एक बार बीजेपी को उस पर हार मिली है। समाजवादी पार्टी वहां से जीती है। बीजेपी नेता स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि सत्ता का दुरुपयोग, जमकर धन बल का प्रयोग किया गया। अफसर और अधिकारी और कर्मचारी और दरोगा ऐसो सब समाजवादी पार्टी के लिए एजेंट की तरह काम करते रहे, जिसके कारण बीजेपी को हार मिली है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों के बाद जितने भी उपचुनाव हुए हैं, उनमें से सिर्फ एक लखनऊ उत्तर की सीट को छोड़ दें तो बीजेपी को हर सीट पर हार नसीब हुई है। उत्तराखंड में हरिद्वार की भगवानपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जहां कांग्रेस को ऐतिहासिक जीत मिली है, तो वहीं बीजेपी को एक बार फिर शिकस्त का सामना करना पड़ा है। भगवानपुर से कांग्रेस उम्मीदवार रही ममता राकेश ने जीत हासिल की है। भगवानपुर सीट पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र राकेश के निधन के बाद खाली हुई थी, जिसके बाद कांग्रेस ने सुरेंद्र राकेश की पत्नी ममता राकेश को टिकट दिया था। यहां बीएसपी और पीडीएफ ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे, लिहाजा सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही था। कांग्रेस प्रत्याशी ममता राकेश ने बीजेपी उम्मीदवार को 36,900 वोटों से हराया। इस उपचुनाव में जीत के बाद उत्तराखंड विधानसभा में कांग्रेस की स्थिति और मजबूत हो गई है। अब 70 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस के 36 विधायक हो गए हैं और कांग्रेस अकेले दम पर ही पूर्ण बहुमत में आ गई है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने 3 सीटें जीती थी। 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 31 जबकि कांग्रेस ने 32 सीटें जीती थी, लेकिन बाद के उपचुनाव में लगातार जीत दर्ज कर कांग्रेस ने अपनी स्थिति बहुमत के साथ बेहद मजबूत कर ली है। भूमि अधिग्रहण बिल और किसानों के मुद्दे पर बहुजन समाज पार्टी आंदोलनों के लिए सड़क पर उतरने जा रही है। 27 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में और 2 मई को देश के सभी राज्य मुख्यालयों में बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ और उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ होगा। दरअसल बीएसपी प्रमुख मायावती को ये लगता है कि बिखरे हुए जनाधार को, बिखरे हुए वोट बैंक को सजोने के लिए जनता के बीच जाना बेहद जरूरी है और इसीलिए भूमि अधिग्रहण और किसानों के मुआवजे को लेकर हो रही गड़बड़ियों को मायावती मुद्दा बनाने जा रही है। मायावती खुद इस आंदोलन में शामिल होंगी कि नहीं, इसकी तो अभी जानकारी नहीं है, लेकिन तमाम पार्टी के बड़े नेताओं को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो जिला मुख्यालयों पर, मंडल मुख्यालयों पर और प्रदेश मुख्यालयों पर आयोजित होने वाले धरना प्रदर्शन में सहभागिता करें। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी प्रमुख को लगातार ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक ताकत होने के बाद से केंद्र में भी उनकी राजनीतिक ताकत में काफी कमी आई है। लोकसभा में जहां उसके सांसदों की संख्या 0 है, वहीं राज्यसभा में भी लगातार उसके सदस्यों की संख्या कम हो रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में सत्ता वापसी को बेचैन बीएसपी हर वो कदम उठाना चाहती है जिसके बल पर उत्तर प्रदेश की सत्ता पर दोबारा काबिज जुआ सके। उत्तर प्रदेश से करोड़ों सदस्य बनाने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी बीजेपी अब आगामी चुनाव के लिए अपनी कमर कस रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में लगातार मंथन जारी है। बीजेपी प्रभारी ओम माथुर की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी यूपी में आगे बढ़ रही है। आज लखनऊ में ओम माथुर की अध्यक्षता में बीजेपी के पूर्व सांसद, पूर्व विधायकों की बैठक हुई, जिसमें सभी विधायकों सांसदों से सुझाव तो लिए ही गए, साथ ही उनकी पार्टी में भागीदारी को बढ़ाने पे भी बात की गई। आने वाले 3 दिनों तक ओम माथुर लखनऊ में रहकर पार्टी के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। रामपुर की घटना को लेकर विवादों में बुरी तरह घिरे आजम खान आज मीडिया के सामने आए। विवादों से निकलने के लिए उन्होंने आज अपने सबसे बड़े दांव का इस्तेमाल किया। आजम खान की यह खास बात है कि जब वो किसी विवाद में बुरी तरह से घिर जाते हैं तो वो अपनी एक खास चाल चलते हैं और वो चाल है खुद को पीड़ित, मजलूम और दुखी साबित करने की। आजम खान ने आज इस विवाद पर बयान देते हुए कहा कि वो इस पूरी घटना से बेहद आहत हैं, खासतौर से जिस तरह विपक्ष उन पर हमले कर रहा है उससे वे बेहद दुखी हैं और अगर कोई दूसरा देश उन्हें शरण देने के लिए तैयार हो तो वो इस मुल्क को छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन बीजेपी आजम खान को इतनी आसानी से बचकर निकलने नहीं देगी। बीजेपी के नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि आजम खान देश न छोड़ें बल्कि इस मुद्दे पर लोगों के साथ इंसाफ करें।
तो ये सोच करके मेरी वजह से क्यों आखिर देश का नुकसान हो और क्यों लोग इतने परेशान हो, तो मुझे अगर कोई देश पनाह देने को तैयार हो तो मैं सपरिवार हिंदुस्तान छोड़ने को भी तैयार हूं। रामपुर की घटना आजम खान के लिए मुसीबत बन चुकी है और बीजेपी इतनी आसानी से ये मुसीबत आजम खान से दूर हो जाए ऐसा नहीं होने देना चाहती। मुरादाबाद के अलग अलग इलाकों में 2 भ्रूण मिले हैं। एक की उम्र 7 महीने और दूसरे की 5 महीने है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एक भ्रूण के सर पर चोट मारकर उसकी हत्या की गई है, जबकि दूसरा कूड़े के ढेर में मिला है। आपको बता दें, ये दूसरा बड़ा मामला है मुरादाबाद में भ्रूण मिलने का। आज से पहले भी 10 अलग अलग जार में बंद भ्रूण पाए गए थे, जिस खबर को जी संगम ने प्रमुखता से दिखाया और प्रशासन ने इसकी जांच भी शुरू की थी। लेकिन कुछ समय बीतते ही ये जांच ठंडे बस्ते में चली गई। गली नंबर 5 के मोड़ पे से ये बच्ची हमें नाली के अंदर थैली में पैक हुई भी मिली। जब थैली में पैक हुई भी देखी गई तो इसमें लोगों ने, बच्चों ने शोर मचाया। हम लोग हाटे पे काम कर रहे थे, वहां से भाग के आए। जब हमने देखा तो यहाँ बच्ची पड़ी थी, लिहाजा हमने नाली में से बच्ची निकाली तो देखा पॉलीथीन में पैक हुई भी बड़ी। हमने उसे निकाल के और उसको नहलाया धुलाया, उसके बाद में उसको कफन दफन में बच्ची को रख दिया है। अब दोबारा से इस तरीके से भ्रूण मिलने के बाद फिर जांच करने की बात कही जा रही है। अब देखना होगा कि ये जांच अंजाम तक पहुंच पाती है या नहीं। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में कायम भ्रष्टाचार को खत्म करने और पीसीएस परीक्षा को रद्द करने को लेकर जारी छात्रों का आमरण अनशन आज अचानक हिंसक हो गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन में कई दिनों से आमरण अनशन कर रहे छात्रों का आंदोलन आज अचानक उस समय हिंसक हो गया जब हजारों की तादाद में इकट्ठा हुए यहाँ छात्रों ने लोक सेवा आयोग की तरफ कूच किया। विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन से शांति मार्च निकाल रहे ये छात्र जब लोक सेवा आयोग की तरफ बढ़े तभी बीच में पुलिस ने उनको रोक लिया। पुलिस ने वाटर कैनन इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन उसके पहले ही छात्र वहां से तितर बितर हो गए और जगह जगह छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों का एक गुट जब लोक सेवा आयोग की तरफ बढ़ा तब वहां पर मौजूद आरएएफ और पुलिस ने उन पर जमकर लाठीचार्ज भी किया है, जिसमें कई छात्र घायल हुए हैं। कई दिनों से चल रहा ये छात्रों का आंदोलन अब राजनीतिक दलों का समर्थन न मिलने के बाद बिखरता नजर आ रहा है। इधर छात्रों को न्यायालय से भी निराशा हाथ लगी है, जिसके चलते अब छात्र उग्र होते नजर आ रहे हैं। रायबरेली के जिला अस्पताल में गरीबों को उपलब्ध सुविधाओं का लाभ न मिलने और उनकी जान के साथ लगातार हो रहे खिलवाड़ से आक्रोशित कांग्रेसियों ने आज अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार को जमकर कोसा। दरअसल रायबरेली के जिला अस्पताल में एंटी रेबीज इंजेक्शन, एक्सरे प्लेट व दवाएं उपलब्ध नहीं हैं, जिससे मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस अस्पताल में गरीब मरीजों की संख्या काफी है, जिन्हें बाहर से दवाएं लेना महंगा पड़ता है, लेकिन अस्पताल प्रशासन के कान में जूं नहीं रेंग रही, जिससे मरीजों की कोई सुनवाई नहीं है। जिला अस्पताल की इस हालत के लिए प्रदेश सरकार को कांग्रेसियों ने पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया है कि यहाँ की सांसद सोनिया गांधी ने इस अस्पताल को कई अत्याधुनिक सुविधाओं की सौगात दी थी, लेकिन प्रदेश सरकार की लापरवाही के चलते अस्पताल प्रशासन पूरी तरीके से निरंकुश हो गया है और गरीब मरीजों की सुध नहीं ले रहा है। फर्रुखाबाद में साधन सहकारी समिति ने किसानों को नोटिस भेजा है। किसानों को नोटिस बकाये की वसूली के संबंध में भेजा गया है और 15 दिनों के अंदर उन्हें भुगतान करने को कहा गया है। साथ ही भेजी हुई नोटिस में किसानों को ब्लैकलिस्ट करने की धमकी भी दी गई है। इस पूरे मामले पर किसान बेहद नाराज हैं। दरअसल समिति के सचिव का कहना है कि उन्हें शासन की ओर से किसी भी तरीके से देय की वसूली स्थगित करने का कोई निर्देश नहीं मिला है। वहीं जिलाधिकारी इस बात से इनकार कर रहे हैं और उनका कहना है कि किसानों का किसी भी तरीके से उत्पीड़न नहीं किया जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश से बेमौसम बारिश से हुए नुकसान के बाद राज्य सरकार ने सभी प्रकार के देयों की वसूली स्थगित की थी और साथ ही किसानों के उत्पीड़न पर भी रोक लगाई थी। दरअसल सबसे महत्वपूर्ण मसला है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर किसानों को नुकसान हुआ, फसलों का नुकसान हुआ, अभी तक उनका आकलन भी नहीं हुआ है। फर्रुखाबाद में भी अब तक किसान सर्वे नहीं करा पाए हैं, नुकसान का आकलन नहीं हो पाया है, यहाँ तक कि उनको किसी भी प्रकार का मुआवजा अब तक नहीं मिला है। ऐसे में किसान परेशान हैं, बेहाल हैं और यही समिति लगातार नोटिस पर नोटिस भेज रही है। आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर आज एक बड़ा रेल हादसा होने से बच गया।
दरअसल आगरा फोर्ट स्टेशन पर काम कर रही जेसीबी आज अचानक से जयपुर आगरा शताब्दी के अगले हिस्से में घुस गई, जिससे ट्रेन का पिछला हिस्सा पटरी से उतर गया। दरअसल आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर आज सुबह जयपुर शताब्दी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी थी। वहीं स्टेशन पर जेसीबी मशीन से गिट्टी हटाने का काम चल रहा था कि अचानक जेसीबी मशीन ट्रैक के पिछले हिस्से जिसमें जनरेटर होता है उसमें घुसी चली गई, जिससे ट्रेन का पिछला हिस्सा पलटने से बचा। हालांकि ट्रेन का पिछला हिस्सा पटरी से जरूर उतर गया। गनीमत रही कि घटना के समय ट्रेन के पिछले हिस्से की बोगियों में कोई यात्री मौजूद नहीं था। फिलहाल मौके पर पहुंचे रेलवे के अधिकारी जेसीबी को हटवाकर जिस ठेकेदार के अधीन ये जेसीबी काम कर रही थी उसके खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज कराने में जुटे हुए हैं। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेलवे अक्सर करके कई दावे सामने लेकर आता है, लेकिन असल में इस तरह के छोटे मोटे हादसे यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे के उन तमाम दावों पर तमाम सवाल खड़े करता दिखता है। कौशाम्बी जिले में एक विकलांग महिला के लिए समाजवादी पार्टी की आवास योजना अभिशाप बन गई। दरअसल इस महिला को आवास का लाभ दिलाने के नाम पे ग्राम प्रधान और उसके 2 दोस्तों ने उसके साथ बारी बारी से रेप किया। कौशाम्बी के करारी थाने में इस महिला दंपत्ति ने एफआईआर भी दर्ज करवाई है। उसके बाद भी इंसाफ के लिए पिछले 5 दिनों से इस थाने का चक्कर काट रही है। विकलांग महिला का आरोप है कि ग्राम प्रधान सुधीर कुमार और उसके 2 अन्य साथी भूपत और बालक ने उसके साथ रेप किया है। पीड़िता की माने तो जब वो अपने ऊपर हुए जुल्म की शिकायत करने थाने पहुंची तो इंसाफ दिलाने की जगह करारी पुलिस ने उसके पति पर रुपए लेकर मामले में समझौता कराने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। पीड़िता के पति ने यह आरोप लगाया है कि स्थानीय सपा नेता हरिमोहन यादव उन पर जबरन मामले को खत्म करने का दबाव बना रहे हैं। पुलिस पिछले 5 दिनों से लिखित शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई में हीला हवाली कर रही है। अगर महिला की माने तो पुलिस पर ऊपर से दबाव है। पहले तो महिला को लोहिया आवास देने के नाम पर बुलाया गया और उसके साथ रेप किया गया और अब पुलिस से दबाव डलवाया जा रहा है कि इस केस में वो समझौता कर ले। महिला का कहना है कि हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित चौहान की हत्या को 24 घंटे बीत जाने के बाद भी नोएडा पुलिस लकीर पीटती नजर आ रही। अंकित चौहान की दिन दहाड़े नोएडा के सेक्टर 76 में उन्हीं की कार के अंदर हत्या कर दी गई थी। दिन दहाड़े उस हत्या के बाद हमलावर आसानी से फरार हो गए। बावजूद उसके 48 घंटे बीत जाने के बाद भी नोएडा पुलिस हमलावरों तक नहीं पहुंच पाई है। नोएडा पुलिस के अधिकारियों का दावा है कि ये वारदात किसी पुरानी रंजिश के चलते अंजाम दी गई है, जिसके चलते अंकित के करीबी और अन्य लोगों से करीब अब तक 17 लोगों से नोएडा पुलिस पूछताछ कर चुकी है और कई लोग अभी भी पुलिस की हिरासत में हैं जिनसे पूछताछ चल रही है। पुलिस अधिकारी नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ के कई इलाकों में छापेमारी कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ मामले का जल्द खुलासा न होने को लेकर अंकित का परिवार आज मेरठ में आईजी से मिला और जल्द से जल्द इस मामले की खुलासा करने की गुहार लगाई। छत्तीसगढ़ में सरकारी सिस्टम का घिनौना और बेशर्म चेहरा सामने आया है। नक्सलियों से लड़ते हुए शहीद हुए जवान के कफन के पैसे की रिकवरी के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस ने शहीद के परिजनों को पत्र लिखा है। 23 मई 2011 को सोनाबेड़ा के पास सोसिंग गांव में नक्सलियों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया था, जिसमें आरक्षक किशोर पांडे की भी शहादत हो गई थी। पुलिस ने इसे शहीद मानकर सब औपचारिकताएं तो निभाई थी, लेकिन अब कफन के 10,000 रुपए मांगने से भी गुरेज नहीं कर रही है। शहीद के परिजनों को आरआई नीलेश त्रिवेदी ने पत्र लिखकर कफन दफन के लिए 10,000 रुपए की राशि को वापस करने की मांग की है। शहादत के अपमान की ये पहली घटना है जिसमें पत्र लिखकर कफन के लिए दिए गए पैसे भी वापस मांगे जा रहे हैं। एसपी को नोटिस भेजना मेरा आशय नहीं है, ना ही आरआई को निलंबित करवाना। मेरा उद्देश्य सिर्फ सिस्टम को परिवर्तन करवाना है ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। इस पूरे मामले के मीडिया में आने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कार्रवाई करते हुए दोषी आरआई को निलंबित किया है। वहीं इस पूरे मामले पर जिले के एसपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कल से 3 दिन के जर्मनी दौरे पर रवाना हुए हैं। मुख्यमंत्री आज जर्मनी पहुंचे और उसके बाद विश्व व्यापार मेले में शामिल हुए। मेले में उत्तर प्रदेश कॉटेज का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तमाम सारे एस्पेक्ट्स पर अपना पक्ष रखा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कल कॉटेज के अंदर अपना प्रेजेंटेशन भी करेंगे। विस्तृत प्रेजेंटेशन राज्य सरकार की ओर से तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के कई सारे मंत्री, कई सारे अधिकारी भी इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ जर्मनी गए हैं। दरअसल इस सम्मेलन में राज्य मंत्री अभिषेक मिश्रा, मुख्य सचिव आलोक रंजन, इसके अलावा IT, इलेक्ट्रॉनिक्स
और ऊर्जा विभाग के सचिव भी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पहले से ही उत्तर प्रदेश में निवेश को लाने के लिए कई सारे देशों के दौरे कर चुके हैं। इससे पहले भी नीदरलैंड के दौरे के लौटने के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ राजधानी के साथ साथ कई शहरों में साइकिल ट्रैक योजना का भी शुरुआत किया। जर्मनी में सोशलिस्ट सरकार है, इस नाते भी समाजवादी पार्टी को एक एंगल दिखाई पड़ता है कि जर्मनी के साथ भी अगर वहां पर आए हुए तमाम उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश के लिए निवेश के लिए आकर्षित किया सका तो सरकार की एक बड़ी उपलब्धि होगी।